Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Third year ADP system in the third lecture. ये सारी कुल सिलेबस है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर दी तरफ कणों निसाब जो तरतीब दिता गया इंदे विच जो सारे कोल अस जो टॉपिक्स पढ़ने सराकी ज़ुबान, सराकी क्लासिकी अदब, सराकी लोक अदब, द तारुफ, जदीद सराकी अदब, ये हमने पढ़ना है। सराकी ज़ुबान, इसमें हमने पढ़ना है सराकी ज़ुबान द आगाज़ ते इर्तका, कब कैसे शुरू हुई। नेक्स्ट टॉपिक है सराकी ज़ुबान दे मुख्तलिफ ना ख़ास आवाज़ा अते रस्मुल ख़त, यानी सराकी ज़ुबान को पहले मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता था, फिर इसको एक ख़ास नाम दिया गया, उसके बाद इसकी जो आवाज़ें हैं और रस्मुल ख़त। थर्ड में है सराकी लुग़त तारुफ कि सराकी की जो डिक्शनरीज़ हैं उनका हमने मुख्तसर तारुफ पढ़ना है। और किसकी डिक्शनरीज़ हैं? डिक्शनरीज़ तो बेबहा हैं, अंग्रेज़ों ने भी डिक्शनरीज़ लिखी हैं सराकी ज़ुबान पर और यहाँ के मकामी लोगों ने भी लिखी हैं। तो हम यहाँ पर दो हमें माहिर लिसानियात दिए गए हैं, दो लिंग्विस्ट्स हैं यहाँ पर जो कि मुस्तशरिक हैं, मीन्स के बाहर के हैं, आउट ऑफ कंट्री के हैं, अंग्रेज़ हैं। उन्होंने जो डिक्शनरीज़ लिखी हैं सराकी के बारे में वो उनकी दो डिक्शनरीज़ आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं। एक है एंड्रयू ज्यूक्स, उसकी डिक्शनरी पढ़ेंगे। दूसरा है ई ओब्राइन, इसकी डिक्शनरी हम इसका तारुफ पढ़ेंगे इनका। सराकी क्लासिकी अदब में है नज़म बाबा फरीद, उनका तारुफ पढ़ेंगे और उनकी शायरी के एक दो नमूने यानी कि उनके जैसे सैंपल होते हैं पोइट्री के, उनके कुछ अशार जो हैं वो चुनकर मुंतखब करके उनकी शायरी में से आपके सिलेबस में दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्लासिकल शायर है लुत्फ़ अली, मौलवी लुत्फ़ अली, और उसके बाद सच्चल सरमस्त, ख्वाजा फरीद, इनका तारुफ होगा और नमूना कलाम, यानी इन्होंने जो कलाम लिखा है उसका एक नमूने के तौर पर कुछ वनकियाँ जो हैं, कुछ नमूने आपको यहाँ सिलेबस में दिए गए हैं। उसका सेकंड टॉपिक होगा पक्की रोटी, उसका तारुफ, फिर किताब फ़राइज़, यानी ये दीन की बुक्स हैं, दीनी मसाइल पर मुश्तमिल बुक्स हैं। पक्की रोटी जैसे है ये भी हमारे इस्लाम दीन में से जो बेसिक्स हमारी बुनियादी हमें जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो उसके ऊपर मुश्तमिल हैं ये दोनों किताबें। मसलन नमाज कैसे पढ़नी है, वज़ू कैसे करना है, वज़ू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, पाकीज़गी सफ़ाई, यानी ये जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हमें जो हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं वो यहाँ इस किताब में लिखी गई हैं। ये दोनों किताबें इसी मसाइल पर लिखी हुई हैं, मजहबी फ़िक़्ह के ऊपर लिखी गई ये किताबें हैं, मुख्तसर सी छोटी सी। इनका सिर्फ तारुफ है, आपको यहाँ पर बताना है कि ये किस मौजू पर लिखी गई हैं और इसके अंदर क्या है। ये आपको पूरी ये बुक्स या पूरी किताबचे नहीं पढ़ने, जस्ट इनका तारुफ बताना है कि पक्की रोटी क्या है, किताब फ़राइज़ क्या है। सराकी लोक अदब तारुफ। अब लोक अदब में क्या है? लोक अदब आपको पता है आम लोगों का अदब, सीधे साधे लोगों का अदब, पढ़े लिखे लोगों का अदब नहीं होता। जैसे कि किस्सा या कहानी, ये किसी की तख्लीक नहीं होती, यह हमें नहीं पता किसने लिखा है, ये सीना बसीना चलती हैं। मैंने आपसे सुनी, आपको सुनाई, आपने मुझसे सुनी, आगे सुनाई, इस तरह एक दूसरे से सीना बसीना ये चलती हैं। ये लोक अदब होता है जो आम लोगों का अदब होता है, सीधे साधे लोगों का होता है और उनकी तरह ये सीधा साधा सिंपल होता है। और उस लोक अदब में क्या है? किस्से हैं, लोक किस्से, मतलब चार चुनवे किस्से। चुनवे मीन चुने हुए, मुंतखब किए हुए। ये चार आपके जो है वो मुंतखब करदा किस्से होंगे। किस किस के होंगे? ताहिर गनी ने जो किस्से कलेक्ट किए, लोगों इलाकों बस्तियों में जाकर उन्होंने लोगों से किस्से सुने और वो उन्होंने लिखे, किताब मुरतब कर दी। ये बेसिकली इनसे खुद किस्सा नहीं लिखा, इन्होंने जो है मुरतब किए हैं, लोगों से सुन कर किताब तरतीब दी है। ताहिर गनी ने जो किस्से तरतीब दिए हैं उनमें से इसका किस्सा एक पढ़ेंगे, अब्दुल्ला इरफान ने किस्से तरतीब दिए हैं उनका भी एक पढ़ेंगे, डॉक्टर सजाद अदर परवेज़ ने भी तरतीब दिए हैं उनके भी पढ़ेंगे। किस्सा FW स्किम्प, ये भी एक अंग्रेज़ है, इसने भी इस तरह की वसेब में आकर किस्से कलेक्ट किए, जमा किए और किताब लिखी थी मुल्तानी स्टोरीज़, उसमें से भी इसका एक किस्सा पढ़ेंगे। ये चार लोगों ने जो किस्से मुरतब किए हैं उनके एक एक किस्सा हमारे सिलेबस में शामिल है। उसके अलावा लोक अदब में अखान, जैसे प्रूवर्ब इंग्लिश में कहते हैं, ज़रबुल मिसल, जैसे हम कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है।
और इस तरह भागते चोर की लंगोटी से ही, ये ज़रबुल अमसाल है। इसी तरह की सराकी के अंदर भी जो कुछ ज़रबुल मिसल होंगी वो पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे? 20। जिस 20 ज़रबुल मिसल पढ़ेंगे, 94 अखान मीन्स चुने हुए मुंतखब किए हुए होंगे कुछ अखान। वैसे तो 5,000 10 15-20 हज़ार से ज़ायद हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हैं सराकी अदब में, लेकिन उनमें से आपको सिर्फ जस्ट 20 जो हैं वो सिलेक्ट करके यहाँ पर दिए गए हैं। लोक अदब, लोकगीत। अब जो सराकी वसीब में जो गीत गाए जाते हैं उनका तारुफ, मौजू यानी गीत होता क्या है, कौन कौन से मौजूआत पर होते हैं। 2 सराकी लोकगीत जो हैं वो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। शादी के मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स पर मुख्तलिफ सॉन्ग गाए जाते हैं। मतलब मेहंदी का हो रहा है फंक्शन तो मेहंदी का गीत होगा, परना मीन्स बारात का गीत, ठीक है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो शादी की रसूमात होती हैं उस पर गाए गए गीत। इसके अलावा फसल की कटाई के ऊपर भी गीत होते हैं। फसल काटने का मौसम आता है, लोग फसल भी काटते हैं, साथ साथ गीत भी गाते रहते हैं। वो फसलों के होते हैं, मौसमों के गीत होते हैं, मौसम के हवाले से भी गीत होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत के गीत होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से मौजू पर गीत होते हैं, और 2 गीत आपको यहाँ शामिल किए गए हैं। जदीद सराकी अदब, अब वो क्लासिकल अदब है, अब यहाँ पर आपको जदीद अदब। जदीद अदब में नज़म क्या है, नवी सराकी शायरी दा तारुफ, नवे दौर सराकी शायरी जो हो रही है उसका क्या मतलब है, मकसद है, तारुफ। गज़ल, नज़म, डोड़ा, ये सिनफ़ें हैं शायरी की, इनकी आपको तारीफ़ और इसके नमूने दिए हुए होंगे। जदीद नसर में जो क्या है, नसरी असनाफ़ का तारुफ होगा कि जदीद दौर की जो नसरी असनाफ़ हैं वो कौन सी हैं। मतलब अफसाना हो गया, नावल हो गया, खाका हो गया। अफसाना क्या होता है इसका पढ़ाया जाएगा, और अफसाना कोई शामिल भी होगा। नावल क्या होता है और कोई नावल भी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। खाका क्या होता है इसकी तारीफ़ बताई जाएगी, और खाका भी इसमें शामिल होगा, वो हम पढ़ेंगे। बहुत सिंपल, बहुत ईजी सिलेबस है। हम शुरू करेंगे सराकी ज़ुबान, यानी सराकी ज़ुबान दा आगाज़ ते अर्तका। कब कैसे शुरू हुई, इसका आगाज़ कैसे हुआ, ये आप बुक ले लेंगे तो पेज नंबर 3 जो है वो यहाँ पर इसका है। सराकी ज़ुबान का आगाज़, इर्तका ते लिसानी गिरोह, यानी इस कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, और इसका आगाज़ और अर्तका कैसे हुआ। सराकी एजी खुद मुख्तार ज़ुबान है, यानी ऐसी खुद मुख्तार ज़ुबान है जिहड़ी द्रावड़ी ਅਤੇ आरियाई गिरोह दियाँ ज़ुबानां कन्नों पहले वादी सिंध विच मौजूद है। अब देखें कि हम लोग पार्टीशन से पहले वादी सिंध में रहते थे। ये सारे इलाके जो हम जहाँ जहाँ रहते हैं ये भी वादी सिंध में काउंट होते थे। पार्टीशन हुई, 2 मुल्क अलग हो गए, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये पाकिस्तान और इंडिया कहलाने लगा, वरना पहले सारे वादी सिंध कहलाते थे। और वहाँ पर आपको पता है दरिया है, दरिया सिंध सबसे बड़ा दरिया है। और हमेशा इंसान शुरू में पहल में आपको पता है गारों में रहता था, जंगलों में रहता था इंसान, और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, खुराक वगैरह, लिबास का भी पहले तसव्वुर नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बुदबाश उनमें आई और उनने अपने पत्तों से जिस्म ढांपना शुरू कर दिया, जानवरों की खालों से जिस्म ढांपना शुरू कर दिया। वो गारों में रहते थे, और इस तरह आपको पता है कि रिहाइश के लिए भी उन्हें ख़ास जो है वो कोई इस तरह का नहीं था शऊर। आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंसान के अंदर थोड़ा थोड़ा शऊर आता गया तो उसने अपने लिए घर भी बनाने शुरू कर दिए, झुपड़ियाँ बनानी, मिट्टी के घर बनाने शुरू कर दिए, अपने लिए लिबास का उनके अंदर थोड़ा सा जो है वो शऊर आने लग गया। तो इसी तरीके से इंसान हमेशा जंगलों से निकल कर और इन गारों से निकल कर जब इंसान रिहाइश पजीर हुआ है तो वो कहाँ पर हुआ है, तो वो दरियाओं के किनारों पर। हमेशा जहाँ भी दरिया होते हैं उसके किनारों पर आबादी होना शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ पर उनको पानी मुयस्सर हो जाता था पीने के लिए, इस्तेमाल के लिए। और वहाँ पर उन्होंने ज़मीनें चूँकि ज़रख़ीज़ होती हैं, वहाँ ज़मीनों की काश्तकारी हो जाती है, पानी भी आसानी से मुहैया हो जाता था, फसलें हो जाती थी जिनसे ज़रूरियाती ज़िंदगी, खुराक, खाना वगैरह हर शे मिल जाती थी। तो लोग जो है वो इन सहराओं जंगलों से निकल कर दरियाओं के किनारे पर आकर आबाद होना शुरू हो गए और अपने मकानात, घर वगैरह बनाने शुरू हो गए। तो वादी सिंध के पास जो दरिया सिंध है आपको पता है, तो इंडस रिवर है बड़ा, तो वहाँ पर लोग आकर आबाद हुए, मुख्तलिफ़ इलाकों से आए, ठीक है। और यहाँ पर जो है उन्होंने आकर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। वादी सिंध में जब लोग आकर आबाद हुए उनमें सबसे पहले रहने वाले लोग कौन थे? कोल, भेल, संथाल, गोंडा, मुंडा, द्रावड़, ये कौमें हैं। ये आकर सबसे पहले वहाँ आबाद हुई। अब देखें कि मुख्तलिफ अदवार विच मुख्तलिफ कौमां ई खिते को अपना मस्कन बनाया, यानी रिहाइश का बनाई। मुख्तलिफ कौमें आईं मुख्तलिफ दौर में, मुख्तलिफ पीरियड्स में।
ये कौमा अपने नाल कई बोलियां भी घिन आया। अब जब ये कौमें एंटर हुई वादी सिंध में, यहाँ आई रहने के लिए, तो अपने साथ अपनी बोली भी ले आए। जो ज़ुबान बोलते थे वो यहाँ पर हर ज़ुबान बोलने वाले लोग आए रहे और आपस में एक दूसरे से ज़ुबानें सीखीं, अल्फाज मिक्स हुए, मिल गए। ठीक है, जब अरब आए वादी सिंध में, जब मोहम्मद बिन कासिम 712 में वादी सिंध में आया, उसको फ़तह किया और यहाँ पर वो रहे, तो अरबी ज़ुबान, अरबी रस्म ख़त भी इस्तेमाल हुआ, तो अरबी के अल्फाज शामिल हो गए। जब आकर ईरानियों ने आकर यहाँ फारस से लोग आकर वादी सिंध में आए, यहाँ पर रिहाइश पजीर हुए, फ़तह की जंग करते हुए आते थे और फ़ातिहीन की सूरत में आकर यहाँ आबाद होते थे। तो यहाँ पर आकर वहाँ उन्होंने फ़ारसी बोलनी शुरू कर दी। इसी तरीके से जो भी कोई यहाँ पर आता वो अपनी ज़ुबान साथ ले आता और यहाँ पर आकर जो है वो लोग एक दूसरे की ज़ुबानें सीख लेते और अब ज़बानें जो है वो मिक्स हो जाती, मिल जाती, एक दूसरे के अल्फाज शामिल हो जाते थे। इन्ह बोलियां ने इस तरह की ज़ुबान को अपनी समाजी ज़रूरत के मुताबिक काफ़ी मुतासर किया। अब समाजी ज़रूरत जो है हमारी, हमने रहना है, एक दूसरे से बातचीत करनी है और एक दूसरे से हमने ज़रूरियात पूरी करनी है, तिजारत करनी है, हमने एक दूसरे से बातचीत तो करनी होती है इंसान को। तो बातचीत के लिए हमने एक दूसरे की ज़बान भी सीखनी ज़रूरी होती है, ताकि हमने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। ज़बान नहीं आएगी तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो वो अपनी समाजी ज़रूरत के लिए हमें जो है वो एक दूसरे की ज़बान बोलते थे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बोलियाँ जो बोलने वाले लोग जो आते थे, तो उन्होंने सराइकी ज़ुबान को भी काफ़ी मुतासर किया, असर डाला उस पर। सराइकी ज़ुबान में बहुत सारी दूसरी बोलियों के अल्फाज शामिल हो गए। कदीम कौमा यानी जो कदीम तरीन कौमें थीं, अते कबाइल, कुछ कौमें और कबाइल जिन्हां विच मतलब कबाइल विच कोल, ये भी कौम है, भेल, संथाल, गोंड, मुंडा, द्रावड़ अते आर्या, ये कभी कौमें थीं, कुछ कबाइल थे जो वादी सिंध में दाखिल हुए, रिहाइश पजीर हुए। इन्हां दे अलावा पाली, मशरकी हिंदी, अरबी, फारसी, अफ़गानी, तौरानी, यूनानी अते दुरस्तानी वगैरह बोलन वाले सब शामिल हैं। अब ये सारी कौमें, ये लोग एंटर हुए वादी सिंध में, ये ज़ुबानें बोलने वाले थे, मुख्तलिफ बोलियाँ बोलने वाले भी थे, सराइकी पर भी असरात डाले। इनके अल्फाज उनमें शामिल हो गए, उनके अल्फाज इनमें शामिल हो गए। इन्हां दे असरात की वजह कन्नों मुहक्किकीन ने सराइकी ज़ुबान के बारे मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए। मतलब इनके असरात की वजह कन्नों, मतलब असरात की वजह से मुहक्किकीन, जो मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं, सराइकी ज़ुबान के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए, यानी मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं, आइडियाज़ दिए हैं। मसलन एक मुद्दत तक माहिरीन लिसानियात दे नज़दीक, यानी एक अरसा तक तो माहिरीन लिसानियात जो थे वो ये अमर तस्लीम के नज़दीक ये अमर तस्लीम किया गया, यानी ये बात तस्लीम की गई, जो कौन सा उन्होंने ये बात तस्लीम की माहिरीन लिसानियात ने, कि जो बड़े सगीर दियाँ अक्सर ज़ुबाना आर्यावां दी कदीम ज़बान कनू माखूज़ हैं। यानी बहुत सारे माहिरीन लिसानियात ये समझते रहे कि जो ये हमारी बड़े सगीर की में एक आर्या कौम रहती थी, द्रावड़ भी थी, आर्या भी थे। अब देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि वो कबाइल है, उन्होंने असर डाला। इसी तरीके से ये जो आर्या हैं, उनसे ये ज़बान को मखूज़ किया जाता रहा। यह वजह है, यानी यही वजह है जो हिंद आर्याई ज़ुबाना दा ख़ानदान है। ज़बानों को, दुनिया की तमाम ज़ुबानों को 8 ख़ानदान में तकसीम किया गया है। ठीक है, अब एक शाख है हिंद आर्याई ज़बान का ख़ानदान। बड़े सगीर अक्सर ज़ुबान की बुनियाद समझावेंगे। अब उन 8 ज़ुबानों में से एक हिंद आर्याई शाख है। वो कहते हैं कि अक्सर जो ज़ुबानें हैं बड़े सगीर की ख़ास तौर पर, वो इसी ब्रांच से ताल्लुक़ रखती हैं। जॉर्ज ग्रेसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, अब ये एक अंग्रेज़ था, माहिर लिसानियात था, इसने सराइकी के बारे में जो है अपनी किताब में लिखा कि सराइकी ज़ुबान कहाँ से आई, कैसे बनी। उसमें उसने अपनी ज़ुबान में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सराइकी ज़ुबान को हिंद आर्याई गिरोह दे बैरूनी दायरे दे शुमाल मगरबी ज़ुबाना विच शुमार किया है। इकू और यानी इसको सराइकी ज़ुबान दे नाल यानी सराइकी ज़ुबान के साथ साथ लहंदी ज़ुबान, लहंदी, ठीक है, लहंदी कहते हैं नीला, मतलब कि मगरब के इलाके की ज़ुबान, मगरब साइड की ज़ुबान। आख्या कि इन दे ब्रैक्स, इसके ब्रैक्स सराइकी ज़ुबान दे मुहक्किक, सराइकी ज़ुबान के जो मुहक्किक डॉक्टर माहर अब्दुल हक हैं, उन्होंने अपनी तहकीक नाल साबित किया, यानी तहकीक से साबित किया है, जो कि यानी वादी सिंध दे ज़ुबाना दे ज़ख़ीरा अल्फाज, जो वादी सिंध के ज़ुबानों के ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, जो समझो डिक्शनरी है, उसका बेशतर हिस्सा, उसका ज़्यादातर हिस्सा गैर आर्याई है, यानी गैर आर्याई ज़बानों से ताल्लुक़ रखता है।
तो ई गाल यानी इस बात की वजह से उनका कवी इम्कान है जो इना ज़बान दी बुनियाद यानी इन ज़बानों की जो बुनियाद है वो कहीं एजी ज़ुबान पर रखी गई है, यानी किसी ऐसी ज़ुबान पर रखी गई है जिंदा ताल्लुक यानी जिसका ताल्लुक मोहनजोदड़ो अते हड़प्पा दी कदीम तहजीब नाल है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की कदीम तहजीबें हैं, इनके जो बासी थे रहने वाले थे उनकी जब खंडरात से हमें उनकी चीज़ें मिली हैं, सारे कदीमा मिले, उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनका ताल्लुक इन्हीं से था। इन दो जो हमारे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के कदीम तहजीबें हैं इनसे हमारी सराकी ज़ुबान का ताल्लुक है। इसी तरह डॉक्टर माहिर अब्दुल हक के मुताबिक सराकी ज़ुबान दा लिसानी मंबा वादी सिंध दी कदीम वारचड़ा अभरनिश है। अब वादी सिंध की ज़ुबानें हैं वारचड़ा और अभरनिश, उनसे ताल्लुक़ है सराकी का। ये माहिर अब्दुल हक कह रहे हैं। भैरोमिल महचंद, अब ये भी माहिर लिसानियात है, उसने क्या कहा है सराकी को, यानी कि इनको पशाची प्राकृत आखे, यानी पशाची प्राकृत भी लैंग्वेज है। यह गाल है कि असलम रसूलपुरी, अब ये भी माहिर लिसानियात है, वो अपनी किताब सराकी रस्मुल ख़त ते आवाज़ा, ये किताब है उसमें विच ई तरह लिखी है, यानी कि वो इस तरह उसने अपनी किताब में लिखा है जो, यानी उसकी कोटेशन है, अगर सराकी ज़ुबान दी ग्रामर ज़ख़ीरा अल्फाज अते हरूफ तहजी का मुताला किया वने तो इनको पूरे वसूक नाल गैर आरियाई ज़बान आख्या वन सकते। यानी कि अगर हम सराकी ज़ुबान की ग्रामर अल्फाज और हरूफ तहजी का मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि ये गैर आरियाई है। अब बहुत सारे माहिर लिसानियत हैं जो इसको गैर आरियाई कह रहे हैं, ठीक है। अब ये उन्होंने जो है हमारे जॉर्ज गैरसन हैं वो कह रहे हैं कि ये हिंद आरियाई गिरोह के बैरूनी दायरे से शामिल है। हमारे माहिरीन लिसानियत कह रहे हैं कि ये गैर आरियाई है, ठीक है। तो इसका मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। इस पैराग्राफ को इसी वर्डिंग में मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो हमारी कबाइल आए थे शुरू में वादी सिंध में, कोल, भेल, संथाल, गोंडा और मुंडा कबाइल, ये यहाँ रहते थे। सबसे पहले कोल, भेल, संथाल, गोंडा और मुंडा कबाइल आए थे, ठीक है, जो कि बाद में द्रावड़ कहलाए। द्रावड़ वहाँ जो रहते थे वादी सिंध में बड़े पुरअमन किस्म की कौम थी, शरीफुल नफ्स किस्म के इंसान थे। इनका पेशा तिजारत था क्योंकि ये ज़राअत से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने काश्तकारी की, ठीक है, और काश्तकारी के साथ ये इन्होंने मतलब ये फसलें उगाते ज़राअत और ये इनसे चीज़ें बनाते थे, फिर ये तिजारत करते थे। इराक़ की जो तहजीबें हैं ये तिजारत, फिर दरिया के ज़रिए से ये लोग तिजारत करने जाते थे और तिजारत करते थे। और इन्होंने जो है द्रावड़ कौम बड़े सुकून और अमन के साथ ये वादी सिंध में रह रही थी। ये छोटे कद के लोग थे, काले रंग के थे, ज़राअत पेशा थे। और जब आर्या आए, आर्या फिर ये खरासान और इस साइड से ये यहाँ पर शिकार करते करते इस इलाके में आ घुसे। और ये आर्या जो थे बड़े कदावर किस्म के थे, खूबसूरत थे, गोरे चिट्टे थे, ठीक है, और शिकार करते थे। द्रावड़ ज़राअत पेशा लोग थे, आर्या शिकार करते थे। अब देखिए शिकार करने वाला इंसान आपको पता है वो किस किस्म का होगा, जालिम भी होगा, जारी सी बात है। तो वो जब यहाँ एंटर हुए तो देखा कि यहाँ एक कौम रहती है, तो उन्होंने उनको अपना ग़ुलाम बनाने की कोशिश की। जब उन्होंने ग़ुलामी से इनकार किया द्रावड़ों ने, तो इन आर्याओं ने उन द्रावड़ों को मार भगा कर वहाँ से निकाल दिया, मुजालिम ढाए उन पर। तो वो वहाँ से खौफ के मारे भाग गए, पहाड़ों में, गारों में जा छुपे, अपनी जान बचाई। कुछ लोगों ने इन आर्या की ग़ुलामी कबूल कर ली और आर्याओं ने उनकी औरतों से शादियाँ भी की। इस तरह उनका आपस में मेल जोल तो थोड़ा बहुत हो गया ना, ग़ुलामी की सूरत में या शादियाँ करके उन्होंने फिर भी अपनी बरादरी तो बना ली ना द्रावड़ों से। बहरहाल द्रावड़ को वहाँ से निकाल दिया। जिन द्रावड़ों को बाहर निकाला, बाज़ माहिर लिसानियत कहते हैं कि वो जो बाहर निकल गए थे लोग, सराकी ज़ुबान उनकी ज़ुबान है। कुछ माहिरीन लिसानियत कहते हैं कि जो आर्या यहाँ आए हैं वो सराकी उनकी ज़ुबान है। अब मुख्तलिफ नज़रियात हैं, ठीक है। यहाँ बाकी लोग भी आए, असर डाला, ठीक है, सिंपल सा आपने इस तरह कर लेना है। अब आपने ये चीज़ जो भी बताई है मैंने, इसको करने के बाद आपने ये करना है कि माहिरीन लिसानियत अपना अपना नज़रिया, बेशक इस पैराग्राफ को सेम टू सेम भी आप याद ना करें, डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, नया नया आप पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अब हमें ये नया कि माहिरीन लिसानियत जो मुस्तशरिक हैं, सिंपल बात आपने ये जहन में रखनी है। 2 से 3 लाइनों में आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, बजाय इसके कि आपने इतना लंबा पैराग्राफ बेशक ना लिखें, ईजी सी वर्डिंग में सिंपल करके। वादी सिंध में सबसे पहले ये कबाइल आए, कोल, भेल, संथाल, मुंडा, गोंड, जो कि द्रावड़ हुए और यहाँ अमन से रह रहे थे। इनकी ज़ुबान सराइकी थी।
ठीक है। और जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडरात है, मोहनजोदड़ो जो है इन्हीं द्रावड़ों को हमने आबाद किया, ठीक है। यहाँ उन्होंने पक्की सड़कें बनवाई, पक्के मकानात बनाए, गुस्ल खाने बनवाए, देखिए कि और तजारत करते थे। जब बाद ही हमने ये खुदवाया मोहनजोदड़ो को, उसकी खुदाई से जो जो चीज़ें मिली हमें उससे मालूम हुआ कि ये इतनी ज़्यादा बाशऊर कौम थी, ये बड़ी बाशऊर किस्म की कौम थी, सफाई पसंद थी, नफासत थी इनके अंदर, पढ़े लिखे लोग थे, कुछ मोहरें मिली थी, स्टैम्प मिल, उनकी तहरीरें उनसे जिससे पता चलता था ये लोग पढ़े लिखे भी हैं। बर्तन मिले इनके, इसका मतलब है ये खूबसूरत बर्तन बनाने वाले थे, तिजारत करते थे। और इस तरीके से इनके अंदर मुसव्वरी का बड़ा ये जो है फ़न जो था इनके अंदर, आर्ट का, वो भी बड़ा फ़न था। तो ये कौम रहती थी, ये सराइकी बोलने वाले थे। और उसके बाद आर्या आए, और आर्या जो थे वो उन्होंने उनको मार के बाहर भेज दिया। अब आर्या जो थे वादी सिंध के अंदर रहने लगे, तो वो यानी कि कहने लगे कि ये अंदरूनी गिरोह हो गया, और जो द्रावड़ बाहर निकल गए वो बैरूनी गिरोह हो गया। दो गिरोह में तकसीम हो गए ये लोग। जो बाहर जिनको मार भगाया वो द्रावड़, वो बैरूनी हो गए, बैरूनी गिरोह हो गया। और आर्या जो अंदर रह गए वो अंदरूनी गिरोह हो गया। अब ये दो गिरोह, बैरूनी और अंदरूनी। अब कौन कहता है कि बैरूनी गिरोह से सराइकी ताल्लुक़ रखती है, और कौन कहता है कि अंदरूनी गिरोह से ताल्लुक़ रखती है। अंदरूनी मीन आर्या हो गए, बैरूनी द्रावड़ हो गए। अब मुस्तशरिक जो हैं, जो अंग्रेज़ मतलब है, उन्होंने, वो माहिर लिसानियात है, उन्होंने ज़ुबानों पर काम किया। तो जब सराइकी ज़ुबान पर उन्होंने रिसर्च की, काम किया, तो वो कहते हैं कि जो सराइकी ज़ुबान है वो आर्याओं से ताल्लुक़ रखती है, अंदर की बैरूनी ज़ुबान है। यानी जो आर्या बोलते थे ज़ुबान, सराइकी ज़ुबान, उसी गिरोह से ताल्लुक़ रखती है, ये अंग्रेज़ों का कहना है, ठीक है। जॉर्ज ग्रेयरसन हो गया, जितने भी मुस्तशरिक माहिर लिसानियात हैं, उनका कहना है या उनका नज़रिया है कि ये सराइकी आर्याओं के गिरोह से ताल्लुक़ रखती है। अब जो हमारे मकामी हैं, ठीक है, मकामी जो मतलब कि इसी सराइकी एरियाज़ के लोग हैं और माहिरीन लिसानियात हैं, जो यहाँ के मकामी या मुल्की हमारे माहिरीन लिसानियात हैं, वो कहते हैं या उनका नज़रिया है कि सराइकी जो है वो द्रावणों से, बैरूनी ज़ुबान गिरोह से ताल्लुक़ रखती है, द्रावड़ी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। यानी कि हमारे जो मकामी, कौन हो गया, माहिर अब्दुल हक भी है, डॉक्टर माहिर अब्दुल हक है, असलम रसूलपुरी हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारे माहिरीन लिसानियात हैं। ये कहते हैं कि ये बैरूनी गिरोह से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि द्रावड़ों से ताल्लुक़ रखती है। गैर आर्याई है, यानी गैर आर्याई मतलब कि द्रावड़ हो गया ना, गैर आर्याई। आर्याई अगर कहेंगे तो मतलब वो आर्या, और गैर आर्याई यानी वो द्रावड़। अब ये कहते हैं कि ये गैर आर्याई ज़ुबान है, ठीक है। अब यहाँ देखा ना कि गैर आर्याई, ये हमारे मुल्क के जो माहिरीन लिसानियात हैं, जो हमारे एरियाज़ के मकामी माहिरीन लिसानियात हैं, वो कहते हैं कि ये गैर आर्याई है, मतलब द्रावड़ों से ताल्लुक़ रखती है। और जो अंग्रेज़ हैं, मुस्तशरिक उनको कहते हैं, बाहर से जो आकर ज़बानों पर काम किया, वो कहते हैं कि ये आर्याई है, मतलब कि आर्याओं से ताल्लुक़ रखती है। तो ये सिंपल से ज़ुबान के बारे में अभी आपने ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसके बारे में मैंने आपको सिंपली बताया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझना है तो आप पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे मज़ीद पूछ सकते हैं। मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली भी मुझसे कर सकते हैं, तो मैं मज़ीद भी आप लोग को समझा दूँगी। लेकिन ईजी और सिंपल वर्डिंग में जो है वो यही है कि जो आपको मैंने बताया है, और इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम कल लेक्चर इसका जो है वो देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।